नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। सच्चे प्यार की रुला देने वाली कहानी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 6 बज गए थे। आज निधि को सोकर उठने में देर हो गई। खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। निधि की आज स्कूल जल्दी पहुंचना था और आज ही उसे उठने में देर हो गई। नए प्रिंसिपल सर आए थे। उनके स्वागत समारोह की पूरी जिम्मेदारी निधि को ही दी गई थी और उसे ही देर हो गई। किसी भी तरह 8 बजे स्कूल पहुंचना था। 1 घंटे का तो रास्ता ही था। फिर घर का काम, नाश्ता सब बाकी था। फिर भी निधि ने जल्दी जल्दी काम निपटाना शुरू किया। सब काम भाग भाग कर किया और फिर नहा धोकर तैयार हुई। घर से निकलने से पहले मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। निधि की हमेशा की आदत भी थी, चाहे जितनी देर हो रही हो, भगवान के आगे जाकर वह सारी दुनियादारी भूल जाती थी। भगवान को पूरे दिन की कार्य प्रणाली बताकर उनसे आशीर्वाद लेती और ठीक मंदिर के बगल वाली दीवार पर 17 साल के राजू की फोटो लगी थी। उस पर चंदन के फूलों की माला चढ़ी थी। निधि फोटो के कुछ देर ध्यान से देखती, फिर सर झुकाकर घर से बाहर जाने की आज्ञा लेती। बस सुबह की उसकी यही दिनचर्या थी। निधि जब स्कूल पहुंची तो सभी टीचर और बच्चे भी स्कूल आ चुके थे। सबसे पहले निधि उन बच्चों से जाकर मिली जो स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सब तैयार थे। फिर जाकर स्टेज का मुआयना किया, खान पान की व्यवस्था देखी। सब कुछ ठीक था। 9 बजे प्रिंसिपल सर के स्कूल आने का समय था और वो ठीक समय पर स्कूल पहुंच गए। निधि सारी व्यवस्था देख रही थी, इसलिए उसका ध्यान प्रिंसिपल सर पर नहीं गया। नए प्रिंसिपल के नाम पर उसने स्टेज पर एक नज़र तो डाली, फिर बच्चों में व्यस्त हो गई। उसने सोचा कि अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल का दौरा करेंगे, उसकी क्लास में भी आएंगे, बस तभी मिल लेगी। यही सोचकर वह अपने काम को पूरी तत्परता के साथ खत्म कर रही थी। जाने क्यों हर समय खुश रहने वाली निधि को आज बेचैनी सी हो रही थी। उसे आज अपने आसपास एक बंधन सा महसूस हो रहा था। नए प्रिंसिपल सर हैं, शायद इसलिए ऐसा हो। यही सोचकर उसने अपने दिल को समझाया। सभी कार्यक्रम खत्म होते ही निधि अपनी क्लास में पहुंच गई। सभी बच्चे हल्ला मार रहे थे। सभी को चुप कराकर वह अपनी क्लास ठीक करने लगी। ब्लैक बोर्ड ठीक किया और छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर में काम करने लगी। कुछ ही मिनट हुए थे कि प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। क्लास का रख रखाव देखकर प्रिंसिपल सर बहुत खुश हुए। बच्चों से भी बात की। प्रिंसिपल सर पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे। इन सब बातों के बीच निधि किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसने प्रिंसिपल सर को पहले भी कहीं देखा है। जाना पहचाना सा चेहरा। सर के जाने के बाद भी उसके दिमाग से वो चेहरा नहीं हट रहा था। फिर सोचा अब तो सर के साथ ही काम करना है। जब भी समय मिलेगा सर से पूछ ही लेगी। यही सोचकर वह बच्चों को पढ़ाने लगी। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे घर चले गए। प्रिंसिपल सर ने टीचर की मीटिंग रखी थी। पूरी मीटिंग में निधि प्रिंसिपल सर का चेहरे को देखती रही। मीटिंग खत्म हुई। निधि की प्रिंसिपल सर ने बहुत तारीफ की।
लेकिन निधि के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शाम का समय था। आज निधि स्कूल में बहुत थक गई थी। स्कूल से आने के बाद खाना खाकर निधि ने आराम तो किया, लेकिन थकान कम नहीं हुई। उसने अपने लिए चाय बनाई और टीवी खोलकर बैठ गई। चाय पीते पीते बोली, जानते हो राजू, आज स्कूल में बहुत काम था, पर सब कुछ ठीक ठाक से निमट गए। नए प्रिंसिपल सर भी ठीक लगे, पर राजू, मुझे लगता है मैंने प्रिंसिपल सर को पहले भी कहीं देखा है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। ये राजू कोई और नहीं बल्कि सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर थी, जिसमें एक 16-17 साल के किशोर की तस्वीर थी जिसका नाम राजू था और निधि हमेशा उससे बातें करती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने घड़ी पर नजर डाली तो शाम के 7 बजे थे। विशाखा होगी, यही सोचकर निधि ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर विशाखा ही थी। विशाखा निधि के साथ ही स्कूल में टीचर थी। इस समय निधि की उम्र में निधि से करीब 15 साल छोटी थी और निधि को दीदी कहकर ही बुलाती थी। निधि के घर के पास ही उसका घर था। निधि के घर में निधि के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए विशाखा को निधि के घर आने में कोई रोक नहीं थी। दीदी, मम्मी ने आपके लिए पनीर भेजा है, कहते हुए विशाखा घर के अंदर आ गई और टिफिन को मेज पर रख दिया। निधि भी उसके पीछे आ गई। अरे दीदी, चाय पी रही हो? मैं भी पीऊंगी, कहकर निधि किचन में चली गई। निधि उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा रही थी। विशाखा ने अपने लिए चाय बनाई और निधि के पास आकर बैठ गई। आज प्रिंसिपल सर आए थे तुम्हारे क्लास में? निधि ने पूछा। अरे नहीं दीदी, मेरी क्लास में नहीं आए। मेरे तो बच्चे इतने बंदर हैं कि उन्हें तो कोई भी देखकर भाग जाए। क्लास के बाहर से ही निकल गए। वो हंसते हुए बोली, दीदी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस चाय पी रही थी और समाचार देख रही थी। निधि बोली, अरे दीदी, समाचारों में आजकल आता ही क्या है, किसी भी न्यूज़ के पीछे पड़ गए, बस हो गई महीने भर की फुर्सत। अच्छा दीदी, आपने अपने इस राजू को बताया कि नहीं आज स्कूल में क्या हुआ? बिना बताए तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। निधि भी राजू की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दीदी, आपने इसका नाम तो बता दिया, पर ये कभी नहीं बताते कि यह गुणवान आकर्षक व्यक्ति कौन है। क्या करोगी जानकर? निधि बोली, अरे अब क्या करूंगी? हाँ, अगर इस दुनिया में होता तो दीदी शादी इसी से करती। विशाखा ने निधि की ओर आंख मारकर इशारा किया और जोर से हंस दी। निधि ने राजू की तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, नहीं है ना इस दुनिया में, तो फिर जानकर क्या करोगी? अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम घर जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी, कल स्कूल में मिलेंगे। हाँ चलती हूँ, कल मिलते हैं। पर दीदी, एक दिन तो जान कर ही रहूंगी, ये बंदा है कौन? इतने में ही विशाखा जिस तेजी से घर आई थी वैसे ही निकल गई। शिखा के जाने के बाद निधि बहुत देर तक राजू की तस्वीर निहारती रही। काश तुम इस दुनिया में होते तो मैं इतनी अकेली ना रहती, कहकर निधि झूठा कप लेकर किचन में चली गई। सुबह नया दिन। रोज की तरह ही निधि स्कूल पहुंची। प्रार्थना खत्म हुई। निधि और क्लास में आ गई। निधि की नजरें बार बार बाहर चली जाती। इंतजार था प्रिंसिपल सर का। वह उन्हें बार बार देखना चाहती थी और पहचानना चाहती थी। भ्रम नहीं था, ये निधि को पूरी तरह से पता था।
थोड़ी देर में विशाखा निधि के पास आकर बोली, दीदी मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मेरी तो डर के मारे जान निकल रही है। पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया, अभी कल ही तो आए हैं। विशाखा झिल्लाते हुए बोली, अरे उल्टा क्यों सोचती हो, जाकर तो देखो क्या काम है। निधि ने समझाते हुए कहा, हाँ जाना तो पड़ेगा ही, हो सकता है कोई पेरेंट शिकायत लेकर आ गए हों। छोटे बच्चों में ये संभव होते हैं, देखते हैं। इतना कहकर विशाखा बाहर बच्चों को पढ़ाने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि विशाखा निधि के पास हाँफते हुए आई और बोली, दीदी एक बहुत बड़ी बात है, चलो ना स्टाफ रूम में चलते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? निधि ने पूछा। दीदी यहाँ नहीं, चलो ना। रुको, मैं वहाँ जाकर किसी दूसरे टीचर को भेजती हूँ, फिर आप क्लास उसे देकर वहीं आ जाना। रहकर विशाखा स्टाफ रूम की ओर चल दी। तुरंत वहां से अलका मैडम आ गईं और निधि थोड़ी देर क्लास संभालने के लिए बोलकर निधि विशाखा के पास चली गई। हाँ अब बोलो, इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या हो गया? सुनो दीदी अभी जब मैं प्रिंसिपल सर के रूम में गई तो देखा उनकी मेज पर एक फोटो रखी थी। विशाखा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ठीक है तो क्या हुआ, होगी उनके किसी अपने की। निधि लापरवाही के साथ बोली, अरे दीदी सुनो तो सही, पता है ये वही फोटो है जो आपने घर में लगी है, यानी कि राजू की। विशाखा ने अपनी बात पूरी की और निधि का चेहरा देखने लगी। विशाखा की बात सुनकर निधि का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसे विशाखा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? निधि बोल पड़ी, दीदी मैं सही कह रही हूँ, विश्वास ना हो तो आप खुद देख लो जाकर। ठीक है अभी आती हूँ। निधि प्रिंसिपल सर के रूम की ओर चल दी। क्या अंदर आ सकती हूँ? निधि ने पूछा। हाँ निधि मैडम आए, प्रिंसिपल सर बोले। कहिए कैसे आना हुआ? सर मुझे एक पेरेंट्स को स्कूल बुलाना है, कहते हुए उसने नज़र को उस फोटो पर ही थी। अच्छा कुछ काम है? नहीं सर, वो बच्चा अक्सर स्कूल नहीं आता है और अब परीक्षा भी आ रही है, बच्चे का स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। निधि मैडम ये फ़ोटो मेरे इकलौते बेटे राजू की है, जो बहुत समय के पहले ही हमें छोड़कर चला गया। निधि से और नहीं रुका गया। ठीक है सर, बाद में मिलती हूँ, टिफिन टाइम हो गया है। निधि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। उस दिन उससे बच्चे को पढ़ाया नहीं गया, बस पूरा समय इधर उधर करती रही और जैसे तैसे घर पहुंची। शाम हुई। निधि जानती थी कि आज विशाखा घर जरूर आएगी। वही हुआ। आओ विशाखा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दीदी क्या हुआ? विशाखा ने निधि के चेहरे को देखते हुए पूछा। निधि का यह और देखे, दीदी सब ठीक है ना? विशाखा ने पूछा। हाँ दीदी, आप कब तक यूं ही आप अंदर ही अंदर दर्द सहती रहेंगी? आज मैं पूरी बात सुने बिना नहीं जाऊंगी, विशाखा बोली। ठीक है, पहले चाय बनाओ, कहकर निधि राजू के तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी चाय ले लो, विशाखा बोली। निधि ये विशाखा, ये बात आज से 25 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी। बहुत सीधी और शांत, अपनी दुनिया में ही गुम रहती थी। हमारे घर के ठीक सामने एक पार्क था। मैं और मेरी बहन उस पार्क में रोज खेलने जाते थे। मेरी बहन विधि झूले पर झूलती और मैं उसको बैठकर देखती रहती। न जाने क्यों मुझे कुछ दिन से महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ऊपर निगाह रखे है। हर समय शरीर में एक चुभन सी होती।
पार्क में नजर डालती पर कोई नजर नहीं आता। करीब 1 महीना हो गया। मैंने मम्मी से पार्क जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन रोज शाम मुझे भी पार्क वाली निगाह का इंतजार रहने लगा और कुछ दिन बाद मैंने फिर पार्क जाना शुरू कर दिया। उसी दिन एक लड़का मेरे पास आया। उम्र यही होगी 17 साल की। मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा खिसक गई। उसने इसे ही मेरी इजाज़त समझी और वहीं बैठ गया। इतने दिनों से पार्क नहीं आई, वो बोला। मैंने उसे आश्चर्य से देखा और ना में गर्दन हिला दी। मुझे समझ में आ गया कि ये ही शब्द मुझे रोज देखता था। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। अरे शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं तो तुम्हें पार्क में रोज ही देखता था और मैं तो तुम्हारा घर भी जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे घर से चौथा वाला मकान मेरा ही है। मुझे पहली मुलाकात में ही उससे बात करना अच्छा लग रहा था, फिर वो मुझे पार्क में रोज मिलने लगा। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। तुम्हारा क्या नाम है? निधि। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इस साल 10वीं का पेपर दूंगी। और तुम? मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, 11वीं के पेपर दूंगा। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए। विधि को इन सब बातों में कोई लेना देना नहीं था। अगर कभी वो घर में राजू का जिक्र करती भी तो मम्मी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी बेटी निधि बहुत सीधी और शांत थी। लेकिन भगवान ने हर शरीर में एक दिल बनाया है। मुझ में भी भावनाएं थी। मैं राजू से प्यार करने लगी। अब अगर एक भी दिन राजू से नहीं मिलती तो बेचैन हो जाती, और उसका भी यही हाल था। विशाखा, प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। सामने वाले की आंखों में जो प्यार होता है उसी को देखकर दूसरे का दिल धड़कता है, वरना हम तो एक जिंदगी में जाने कितने लोगों की आंखों में देखते हैं, सबसे तो प्यार नहीं होता। राजू भी मुझे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच कोई इकरार नहीं था और ना ही कोई वादा। फिर भी ना जाने कौन सी डोर थी जिसने हमें बांध रखा था। परीक्षा पास आ रही थी, पार्क आना बंद हो गया, मिलना भी बंद हो गया। एक दिन उसने हिम्मत करके पार्क में विधि के हाथ एक खत पकड़ा दिया, इंग्लिश का पेपर बोलकर। कच्ची उम्र का प्यार था, ऐसी हरकतें होनी ही थी। जवाब में मैंने भी खत भेजने शुरू कर दिए। बहन को वो चॉकलेट दे देता, वो अपना काम करती रही, हम अपना। एक दिन पता नहीं कैसे राजू का एक खत मेरी किताब से गिर गया और वो पापा के हाथ लग गया। बस फिर क्या था, वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। बस विशाखा, उस दिन पापा ने पहली बार मुझे मारा, और इतना मारा कि मैं राजू का नाम भी लेना भूल गई। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मेरी बहन को भी बहुत पीटा, और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। उनका कहना था मैंने पापा की इज्जत से खिलवाड़ किया था। पापा ने मेरे सारे खत छीन लिए और राजू के पापा के सामने रख दिए। दोष दोनों का था, लेकिन पूरा दोषी राजू को ठहराया गया। उसके पापा ने भी उसको बहुत मारा, उसका भी निकलना बंद कर दिया गया। हम 1 महीने नहीं मिले, कैसे दिन कटे पता नहीं। मेरे भी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, पेपर भी खाली ही लिखे थे। पापा के साथ जाती और पापा के साथ आ जाती। रास्ते में निगाहें उसे ही ढूंढती, लेकिन कभी नहीं दिखा। मम्मी कहती इस उम्र में ऐसे प्यार होते ही रहते हैं, कुछ दिन में नहीं मिलोगी तो अपने आप भूल जाएगा। पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। उसे रात दिन याद करती। एक दिन ना जाने कैसे वो मेरे घर आ गया। मई का महीना था, भयानक गर्मी थी। मैं और मम्मी सो रहे थे। विधि ने दरवाजा खोला। राजू सामने खड़ा था। विधि, अपनी दीदी को बुला दो। राजू बोला, नहीं, पापा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे, अभी तुम चले जाओ। विधि, बस एक बार।
नहीं जाओ, नहीं तो मम्मी आ जाएंगी। अच्छा, एक गिलास पानी तो दोगी? वो हंसकर बोला, ठीक है, यहीं रुको, लाती हूँ। विधि ने राजू को पानी दिया। राजू ने अपनी जेब से दवाई निकाली और खा ली, हमारे घर से चला गया। मुझे जब विधि ने बताया तो मैं कुछ ना बोली, बल्कि यही लगा कि विधि ने ठीक किया। यदि पापा या मम्मी उसे देख लेते तो फिर वही पिटता, पर खुशी थी कि आज भी वो मुझे भूला नहीं था। बस इतना काफ़ी था मेरे लिए। शाम होते होते पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। मास्टर साहब के लड़के ने जहर खा लिया। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। बहुत रोई और उसी रात को राजू की सासों ने उसका साथ छोड़ दिया। विशाखा राजू ने मेरे घर से ही पानी लिया था जहर खाने के लिए। पापा ने विधि का मुंह बंद कर दिया। विशाखा राजू चला गया। अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। जानते हो, दूसरे दिन मेरे घर के बाहर से ही वो अंतिम यात्रा पर जा रहा था। सब थे उसके साथ और उसके मरने के बाद भी उसे देखने की इजाज़त नहीं थी। पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन मम्मी का दिल नहीं पिघला। राजू चला गया। मुझे भी दिल में आया कि मैं भी उसके पास चली जाऊं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे लिए उसने जान दे दी और मैं उसके साथ अंतिम 2 कदम भी न चल सकी। मुझे नफरत हो गई थी अपने मम्मी पापा से, पर उन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी। 16 साल की थी। बाहर कोई दूसरा ठिकाना ना था। अभी एक दुख कम भी नहीं हुआ था कि एक और हादसा मुझे हिला दिया। एक दिन मम्मी पापा बाजार गए थे। हम दोनों बहनें घर पर ही थे। तभी एक अंकल घर आए और बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों बहनें जब अस्पताल पहुंचे, मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। एक ट्रक उनके ऑटो के ऊपर से निकल गया था। मम्मी अस्पताल में और पापा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इतने बड़े हादसे 3 महीने के अंदर सब कुछ बिखर गया था। किसके लिए रोऊं समझ में न आता था। गंगा नगर से चाचा आ गए थे। सब लोग आते थे मिलने। आज याद आया, राजू के पापा भी आए थे हमारे दुख में शामिल होने। तभी एक झलक देखी थी। अब विधि मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अंदर से उसी दिन मर गई थी जब राजू ने मेरे प्यार में दुनिया छोड़ दी थी। कई बार दिल में ख्याल आता कि मम्मी पापा का ये एक्सीडेंट उनके कर्मों की सजा थी। 1 महीने बाद विधि और मैं चाचा के साथ गंगा नगर आ गए। जिधर देखती सिर्फ अंधेरा था। मम्मी और चाची जी में वैचारिक मतभेद था। हमसे बदला लिया, उनके ऊपर हम बोझ थे। रात दिन हमें ताने मिलते। घर का काम के नाम पर ही हमें पेट भरने के लिए खाना मिलता। चाचा जी चाची को बहुत समझाते। घर में झगड़े बढ़ने लगे। चाचा ने विधि को छात्रावास भेज दिया और चाची जी ने मुझे रोक लिया। घर के काम के लिए नौकरानी जो मिल गई थी। मामा मामी मिलने तो आते, पर कभी भी साथ चलने को नहीं कहते। उन्हें लगता हमारी जिम्मेदारी उन पर न आ जाए। दिन भर काम और रात भर पढ़ाई करके मैंने बीएड कर लिया। कई साल हो चुके थे, लेकिन आज भी सोने के पहले राजू को याद जरूर करती और 2 आंसू उसके नाम होते। अब घर में शादी की बातें भी होने लगी, लेकिन मैंने जीवन भर शादी न करने का निर्णय ले लिया था। राजू ने मेरे लिए जान दी थी, फिर मैं किसी के साथ कैसे 7 फेरे ले सकती थी। मैं कैसे उसके प्यार को नज़रअंदाज करती। ये प्यार के साथ नाइंसाफ़ी होती। विधि ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी राजू के नाम कर चुकी थी। विधि भी शादी के लायक थी, इसलिए मेरी जिद के आगे झुककर चाचा ने उसकी शादी कर दी। विधि की शादी के 2 साल बाद मेरी नौकरी लग गई।
और मैं गंगानगर से यहाँ आ गई। शुरू शुरू में तो चाचा मिलने आते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। विधि और मेरा भी साथ बहुत कम रहा। बच्चे को जन्म देते समय उसकी और बच्चे दोनों की जान चली गई। उसके पति ने भी दूसरी शादी कर ली, उनसे भी रिश्ता टूट गया। दीदी, राजू की ये तस्वीर कहाँ से मिली? विशाखा, मैंने तो पूरा जीवन राजू के नाम किया था। मैं बुजदिल थी, इसलिए उसके साथ जान ना दे सकी, लेकिन तस्वीर के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। अखबार के ऑफिस में जाकर मैंने उसी तारीख का अखबार निकलवाया, उसमें राजू की फोटो छपी थी। आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड होता है। बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सफलता मिली जरूर। राजू की तस्वीर मिली। विशाखा, इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं हर बात राजू की तस्वीर से साझा करती हूँ और तुम्हें शायद मेरा पागलपन ना समझ आए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को गौर से सुनता है और जवाब सलाह सब देता है। विशाखा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, आपका प्यार समझ पाना हर किसी के बस में नहीं है। प्यार का ये रूप तो शायद ही किसी ने देखा हो। दीदी, आप दोनों ने साबित कर दिया कि कच्ची उम्र में भी सच्चा इश्क होता है। दीदी, अब क्या करोगी? स्कूल में काम कर सकोगी? विशाखा ने पूछा। हाँ करूँगी, मुश्किल है पर करूँगी, निधि ने खुद को मजबूत करते हुए कहा। अगले दिन निधि स्कूल पहुंची। बहुत बुझी बुझी सी थी। विशाखा की हिम्मत ही ना हुई कि निधि से बात करे, और निधि की हिम्मत नहीं थी कि वो प्रिंसिपल सर के सामने जा सके, इसलिए वो सुबह की प्रार्थना में ना जाकर सीधे क्लास में ही गई। अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि तभी ऑफिस में रमाकांत चपरासी आ गया। मैडम, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ, निधि विशाखा के पास जाकर बोली। विशाखा, मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, क्या करूँ? मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं, पर दीदी जाना तो पड़ेगा ही। नहीं गए तो कारण पूछेंगे, उन्हें तो नहीं पता कि आप कौन हो। सच कहा, जाना तो पड़ेगा ही। निधि ने खुद को समझाया और हिम्मत करके बोली, सर मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए निधि मैडम, प्रिंसिपल सर बोले। निधि सर, आपने बुलाया था। निधि की नज़र राजू की फोटो ढूंढ रही थी, जो आज मेज पर नहीं थी। क्या देख रही हो निधि? राजू की तस्वीर, प्रिंसिपल सर ने कहा। निधि के शरीर में सनसनाहट फैल गई। जी सर, नहीं, मैं तो। निधि, कब तक मुझे पहचानने से इनकार करोगी बेटा? मैंने अपना तबादला यहाँ तुम्हारे लिए ही करवाया है। निधि आंखों में आंसू लिए चुपचाप सर झुकाकर खड़ी थी। बेटा, एक दिन हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अखबार वाले इंटरव्यू लेने घर आए थे। राजू की तस्वीर देखकर उन्होंने बताया कि तुमने भी पुराने अखबार निकलवा के ले गई हो। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया तुम ही हो। मुझे लगा कि घटना के 10 साल बाद भी तुम राजू को नहीं भूली। मैंने अखबार के ऑफिस से तुम्हारा पता लिया और तुम्हारी आंटी से बात की, वो तुमसे मिलना चाहती थी। बस फिर मैंने इस स्कूल में तबादले की कोशिश की और मैं यहाँ आ गया। मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा था। जब विशाखा को अपने ऑफिस में बुलाया तो विशाखा ने बताया कि राजू की तस्वीर तुमने घर में लगा रखी है। तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम आज भी राजू से प्यार करती हो। मैंने विशाखा से मना कर दिया कि वो तुम्हें कुछ ना बताए, लेकिन उससे रहा नहीं गया।
मैं और तुम्हारी आंटी इस विषय में तुम्हारे घर आकर बात करना चाहते हैं। निधि कुछ नहीं बोली और घर जाकर राजू की तस्वीर के आगे रोती रही। रोना ही तो उसका नसीब था। एक दिन शाम को विशाखा का फोन आया। दीदी घर पर ही हो? हाँ, मुझे कहाँ जाना है? कुछ काम है। हाँ दीदी, मम्मी आपके घर आने को कह रही थी। अरे अच्छी बात है, आ जाओ। विशाखा अपनी मम्मी के साथ आई तो उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अरे ये मिठाई किस लिए? विशाखा की शादी तय हो गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। दीदी आज चाय के साथ पकोड़े बना लूं? अरे बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है? अभी बातें ही चल रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिंसिपल सर और उनकी धर्मपत्नी यानी राजू की मम्मी खड़ी थी। निधि को कुछ भी समझ आया और कुछ नहीं भी। उसने राजू के मम्मी पापा के पैर छुए और उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आई। विशाखा की मम्मी से उनका परिचय कराकर वह अपने किचन में गई। विशाखा सच सच बताओ, तुम जानती थी ना कि आज सर आ रहे हैं? दीदी सर ने आपको बताने के लिए मना किया था। विशाखा कान पकड़कर हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें बाद में देखती हूँ। निधि जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राजू की माँ राजू की तस्वीर को देख रही थी। आज अगर होता तो हमारा सहारा होता, नादानी में इतना बड़ा काम उठा लेगा, सोचा भी ना था। और वो रो पड़ी। विशाखा की मम्मी ने उन्हें सहारा दिया और फिर उस पर ये निधि अपना पूरा जीवन इसके प्यार के लिए न्यौछावर कर दिया। निधि सर नीचे किए सब सुन रही थी। बेटा राजू तो चला गया, पर क्या तुम हमारे जीवन का सहारा बनोगी? हमें भी खुशी होगी और राजू की पसंद हमारे घर की रौनक बने। बेटा राजू के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। निधि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी विशाखा ने निधि को हिलाते हुए कहा, दीदी हाँ कर दो। निधि ने राजू की मम्मी के कंधे पर सर रख दिया। सब लोगों ने मिठाई खाई और विशाखा राजू की तस्वीर के आगे जाकर बोली, आज मैं अपने जीजू से बात करूंगी। जीजू, दीदी ने हाँ कर दी है। निधि ने राजू की तस्वीर देखकर कहा, काश आज तुम भी हमारे साथ होते। राजू, हमारी उम्र भले ही कच्ची थी पर प्यार हमारा सच्चा था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।